हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस इज़ द ऑफिशियल सिलेबस जो एनटीए ने रिलीज़ किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स हैं। जैसे डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में हमें एमडीजी एसडीजी पढ़ना है, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन पढ़ना है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड इट्स इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इश्यूज लोकल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे। फिर हमारे पास एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, वेस्ट, ये सब जो हमारे पॉल्यूशंस हैं ये पढ़ने हैं हमें। देन इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ पढ़ना है। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं, नेचुरल हजार्ड्स, डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज एंड की पॉलिसीज एंड एग्रीमेंट्स, यानी इन शॉर्ट हमारे जितने भी कन्वेंशन और प्रोटोकॉल हैं हमें वो पढ़ने हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास है एंड आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप्स, फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है, और हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। नाउ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है? एक कम्युनिटी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जो सांस लेते हैं, जैसे हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सांस ले सकते हैं। सो दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, यानी एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। तो जहाँ पर हमारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और जो कम्युनिटी फॉर्म होती है, दे वर्क टुगेदर एज अ सिस्टम, और उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। अब देखिए, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, एबायोटिक का मतलब हो गया नॉन लिविंग, और बायोटिक का मतलब हो गया जो लिविंग है। तो लिविंग हमारे तीन, आगे उसकी क्लासिफिकेशंस होती हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर मतलब ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर मतलब हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, कंज्यूम जो कर रहे हैं। प्रोड्यूसर्स खाना बना रहे हैं और कंज्यूमर्स उनको कंज्यूम कर रहे हैं। एंड डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग पे, डेड एंड डिकेइंग प्रोसेस में हेल्प जो करते हैं, उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स या फिर सैप्रोट्रॉप्स। अब जो कंज्यूम करते हैं, या तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी। एबायोटिक फैक्टर्स हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, एडाफिक फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर टोपोग्राफिक फैक्टर्स हो सकते हैं। अब देखिए, बायोटिक कंपोनेंट्स विच आर रिलेटेड टू लिविंग, जो सांस ले सकते हैं, जो जीते हैं। इट कंटेन्स ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स सच एज एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एक्सेट्रा। जो डेड और डिकेइंग पे भी इवन फीड करते हैं, वो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं और उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड करते हैं। एज दे यूज एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो खाना खाएंगे तभी वो जिंदा रहेंगे। तो इसलिए वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी जो हमारे प्लांट्स होते हैं। सो प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे सनलाइट और वाटर का हेल्प करके वो खुद अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करते हैं। सो सम consumers they directly eat plants and some consumers are consumed by other animals. फिर होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स, जो डेड और डिकेइंग मैटर पे, जो डेड और डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं, स्टे करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं अच्छे से, और तो वो होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स। तो ये हमारे तीन कैटेगरीज होती हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। एबायोटिक, एबायोटिक में हमारे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। अब जो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, सो दे फंक्शन टुगेदर, ये एक साथ काम करते हैं ताकि जो हमारे इकोसिस्टम की एनर्जी और न्यूट्रिशन साइकिल जो है वो एक अच्छे तरीके से चलता रहे। सो जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, इकट्ठे मिलके एक सिनर्जी में काम करते हैं, ताकि जो भी एनर्जी की साइकिल्स हैं या जो न्यूट्रिशन साइकिल्स हैं, जैसे हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल्स होती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे प्लांट्स की फूड, जो प्लांट्स फूड बनाते हैं उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है, वो साइकिल वहाँ पे काम करता है। अगर हम बात करते हैं रेनफॉल की, तो वो जो वाटर वेपर से
मतलब वाटर जो कंडेंस होता है, इवेपोरेट होता है, एंड देन क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, रेनफॉल, ये सब कुछ। तो ये क्या है, ये जितने भी साइकिल्स हैं ये सब हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में हेल्प करते हैं। सो ऑल द एबायोटिक फैक्टर्स आर एसेंशियल दैट डिटरमाइन द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ रीजन। अब हमारे एबायोटिक फैक्टर्स: टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर, पीएच लेवल, रेनफॉल, विंड, मिनरल एंड सॉइल। अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम के हमारे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहला, द हायरार्की ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट द ट्रॉपिक लेवल गिव्स राइज टू द फूड चेन। फूड चेन हम अभी आगे पढ़ेंगे, बट इतना आप याद रखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हायरार्की होती है उससे फूड चेन क्या होता है, डेवलप होता है। सेकेंड, द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स प्रोवाइड द एसेंशियल मटेरियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फूड चेन। फूड चेन को मेंटेन करने के लिए जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। थर्ड, इकोसिस्टम कैन बी बिग और स्मॉल डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्पीशीज। अगर आपके नंबर ऑफ स्पीशीज उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कम है तो ऑब्वियसली फूड चेन भी छोटी होगी, और अगर ज़्यादा है तो फूड चेन भी बड़ी होगी। एवरी ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एनर्जी फ्लो जो होता है इकोसिस्टम का वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही सिस्टम, एक ही डायरेक्शन में जो हमारा एनर्जी फ्लो है वो काम करता है। The levels of living organism are divided into producer, consumer and detrivorous. Detrivorous मतलब जो हमारे decomposers होते हैं। Abiotic factors they influence the biotic components and examples हमारे जैसे fresh water ecosystem, marine desert ecosystem etc. अब देखिए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। हमारे दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम विच आर एग्जिस्टिंग नेचुरली, जो नेचुरल है जिसमें इंसानों का कोई रोल नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स इंसानों ने बनाए होते हैं। जैसे नेचुरल सिस्टम हो गए हमारे फॉरेस्ट, वाटर, फॉरेस्ट, पॉन्ड, रिवर, ग्रासलैंड, ये इंसानों ने नहीं बनाए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जू, एक्वेरियम, गार्डन, ये इंसानों ने बनाया है। अब अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे जानवर प्रेजेंट होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम में, लेकिन आर्टिफिशियल में फ्यू स्पीशीज होती हैं जो इंसानों ने सिलेक्ट की होती हैं। यहाँ पे मेंटेनेंस सेल्फ सस्टेनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे रेगुलर ह्यूमन मैनेजमेंट चाहिए होता है। फूड चेन कॉम्प्लेक्स होता है और कंप्लीट फूड वेब्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पे इनकम्प्लीट होते हैं और सिंपल होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिने चुने ही आपको स्पीशीज मिलती हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट नेचुरल साइकिल्स होते हैं, दे कैन बी इनकम्प्लीट और डिसरप्टेड। यहाँ पे कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है ह्यूमंस का, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस इन्वॉल्वमेंट रहता है। स्पीशीज दे इवॉल्व एंड अडेप्ट नेचुरली, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से वो खुद को ढाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं कि वो नेचुरल इवोल्यूट कर सके। अब नेचुरल इकोसिस्टम्स, so a land ecosystem with trees, animals, fungi and microbes, all they are interacting naturally. तो जैसे हमारा पॉन्ड, जहाँ पे फिश, एल्जाई, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस और बाकी जितने भी जू प्लैंक्टन, फोटो प्लैंक्टन, ये सब इकट्ठे मिलके जो साथ में रहते हैं, तो ये क्या हमारे नेचुरल इकोसिस्टम। वहीं अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, जो मैन मेड है। अब जैसे एक्वेरियम है, एक ग्लास टैंक होता है जिसमें फिश और एक्वेटिक प्लांट्स हम लगा देते हैं और हम उसको क्लीन करते रहते हैं, हम उनको टाइम टू टाइम खाना देते रहते हैं, तो ये क्या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। क्रॉप फील्ड, ठीक है, हम कोई क्रॉप लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सो द लैंड इज मैनेज्ड बाय फार्मर्स फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस और मेज। तो ये क्या है हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखिए ये हमारा नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचर ने बनाया, जो गॉड ने बनाया, जिसमें ह्यूमंस का कोई हाथ नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हर एक चीज नेचुरली हो रही है। एंड दिस इज द मरीन इकोसिस्टम, जहाँ पे विच इज अंडर द वाटर, बेसिकली मरीन इकोसिस्टम इज अंडर द वाटर। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा बायोम। बायोम क्या होता है? दे आर द लार्ज जियोग्राफिकल रीजन्स विद सिमिलर क्लाइमेट कंडीशंस। जैसे यहाँ पे एक तरीके के ही प्लांट्स और एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब इसमें क्या होता है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन, मतलब जो इस जगह पे आपको सिमिलर टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। यहाँ पे जो खेती होगी, जो वेजिटेशन होगी, वो एक पर्टिकुलर काइंड की होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ पे कुछ भी उगा सकते हैं। सो बायोम क्या है?
अ कलेक्शन ऑफ मेनी मोर मिनिएचर इकोसिस्टम्स, मतलब छोटे छोटे मिनिएचर इकोसिस्टम्स का जो कलेक्शन है वो क्या है, बायोम। अगर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, सो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, सॉइल टाइप्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड वेजिटेशन। ठीक है, एक जगह पे उनके जो सॉइल टाइप होंगे या जो उनकी खेती होगी या जो उनकी कंडीशंस होंगी क्लाइमेट के रिगार्डिंग वो सिमिलर होंगी। द नेमिंग ऑफ बायोम्स डिपेंड ऑन द मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन, जिस तरीके की खेती होगी बेसिकली जो नाम होगा उस बायोम का उसी के ऊपर निर्धारित होता है। द ऑर्गेनिजम्स शो सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर एंड अपीयरेंस। बायोम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये अर्थ है तो दिस इज लैटिट्यूड एंड दिस इज लॉन्गिट्यूड। ठीक है, कुछ डिग्रीज लैटिट्यूड एंड कुछ डिग्रीज लॉन्गिट्यूड, तो उसके बेसिस के ऊपर या जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उनका बायोम्स पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है। The living components of the biome may or may not interact with each other, जरूरी नहीं है, जैसे tropical rainforest, savanna, tundra, etc. अब देखिए ये होते हैं हमारे बायोम्स, जैसे ये सवाना डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको कैमल्स मिलेंगे, कैक्टस मिलेगा। ठीक है, आपको और कहीं कैक्टस नहीं मिलेगा, आपको डेजर्ट्स में कैक्टस ज्यादा मिलते हैं। देन वी हैव छपरल, देन वी हैव तुंद्रा जहाँ पे स्नो होता है। ठीक है, आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा, स्नो बेयर मिलेंगे। जो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, फर जो होता है, पाइन ट्रीज होते हैं, वो आपको तुंद्रा रीजन में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो हर एक बायोम की एक स्पेशल वेजिटेशन होती है जो सिर्फ वहीं पे पाई जाती है, एक स्पेशल काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं या फिर स्पेशल काइंड ऑफ वेजिटेशन जो होती है वो वहीं पे पाई जाती है, ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए। तो ये सब क्या है, ये हमारे बायोम के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब बायोम वर्सेस इकोसिस्टम। सो बायोम क्या है, एक नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी होती है फ्लोरा और फौना की। ठीक है, जहाँ पे हमारे फ्लोरा और फौना दे अकर नेचुरली, दैट इज अ बायोम। इकोसिस्टम क्या है, सो इट इज बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंबाइन हो रहे हैं। लेकिन बायोम में क्या है, हमारे फ्लोरा और फौना। बायोम इट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम्स, छोटे छोटे इकोसिस्टम्स जब मिलकर एक बायोम क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। बायोम इज अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, लेकिन जो इकोसिस्टम है इट इज स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। बायोम डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द टाइप ऑफ द क्लाइमेट कंडीशंस, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल इकोसिस्टम्स कैन फिट इन अ पर्टिकुलर बायोम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। हमारे इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे हमारे कोरल रीफ हो गए, हमारे पॉन्ड्स हो गए, तो ये हमारे इकोसिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। यानी जो इकोसिस्टम है या फिर आप बोल दीजिए जो बायोम है, बायोम एक बड़ा पार्ट है और इसके अंदर हमारा इकोसिस्टम फॉल करता है। सो इकोसिस्टम इज अ सब पार्ट ऑफ बायोम। द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन वर्सेस फूड वेब। देखिए फूड चेन क्या है, एक स्ट्रेट वे है जो बताता है एनर्जी और न्यूट्रिएंट फ्लो इकोसिस्टम में फ्रॉम द कंज्यूमर्स टू द प्रोड्यूसर्स। इकोसिस्टम आपको पता है जहाँ पे हमारे बायोटिक प्लस एबायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं, यानी हमारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, दैट इज एन इकोसिस्टम। तो उस इकोसिस्टम में जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट का फ्लो है फ्रॉम कंज्यूमर्स टू द प्रोड्यूसर्स एंड बिटवीन डिफरेंट कंज्यूमर्स, वो पूरा क्या होता है, उसको हम फूड चेन बोलते हैं। It shows the consumption chain of different species of organisms right from the producer to the highest order। यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं जो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो हाईएस्ट ऑर्डर है कंज्यूमर का जो कंज्यूम कर रहे हैं, उनका पूरा जो क्या बोलते हैं फूड चेन होता है, जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है या कौन किसको खाता है वो किससे डिपिक्ट होता है, फूड चेन से डिपिक्ट होता है। अगर हम बात करते हैं फूड वेब की, सो फूड चेन क्या बताता है हमें, फ्लो ऑफ ऑर्गेनिजम्स कि प्रोड्यूसर्स के बाद कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, ये क्या है, दिस इज फूड चेन। लेकिन फूड वेब क्या है, वेब, वेब का मतलब आपको पता है, जाल, जाल जैसे मकड़ी का जाला होता है। ठीक है, तो जाला क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, बहुत सारे इंटरकनेक्शंस होते हैं, मतलब ऐसे कुछ होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे, मतलब ऐसे पूरा करके वो पूरा एक वेब जो होता है वो क्रिएट किया जाता है स्पाइडर से। तो यहाँ पे क्या होता है, it consists of various organisms and the way they feed, showing the way energy passes through and nutrient cycles are recycled in a ecosystem। अब देखिए ये कितना सिंपल डायग्राम है। ठीक है, प्लांट्स ने सनलाइट और वाटर की हेल्प से खाना बनाया,
ग्रास ऑपर प्राइमरी कंज्यूमर है, ग्रास ऑपर ने वो प्लांट कंज्यूम किया। अब फ्रॉग ने क्या किया, ग्रास ऑपर को खाया। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया, हॉक ने या फिर वल्चर ने, ईगल ने। और ईगल जब फाइनली उसका मतलब उसको कोई बीमारी हो गई, या वो बाय चांस कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल कैलामिटी, जो हमारा ईगल है या जो हमारा हॉक है वो मर जाता है, तो उसको कौन खाता है, फंजाई खाता है या हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। ये क्या एक सिंपल फूड चेन है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं फूड वेब की, अब ग्रास रैबिट भी खा रहा है, ग्रास हॉपर भी खा रहा है, माउस भी खा रहा है, माउस ईगल भी खा रहा है, ठीक है। माउस को आउल भी खा रहा है, माउस को फॉक्स भी खा रहा है, रैबिट को ईगल खा रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि एक ही जानवर को कितने सारे लोग खा रहे हैं। सो दिस इज अ वेब फूड चेन। चेन का मतलब हो गया वन स्टेप या वन वे, जहां से प्रोड्यूस हो रहा है और जो हाईएस्ट कंज्यूमर है। एक बस एक सिंपल सी हमने चेन बता दी, दिस इज फूड चेन। बट फूड वेब क्या है, जाल बना हुआ है, ये इसको भी खा रहा है, कोई इसको खा रहा है, ये इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है। सो दिस इज फूड वेब एंड इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सो इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इनको हम एनर्जी या ट्रॉपिक पिरामिड्स भी बोलते हैं, एंड दे जनरली रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी, बायोमास एंड द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो दे स्टार्ट विद प्रोड्यूसर्स एंड एक्सटेंड अप टू टॉप कंज्यूमर्स। आपको जो भी चीजें मिलेंगी ना, दे विल स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड दे विल एंड एट कंज्यूमर्स, जो भी हमारे हाई ऑर्डर वाले कंज्यूमर्स होंगे। सो इकोलॉजिकल पिरामिड के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारा आता है पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब देखिए, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या बताता है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल, हर एक लेवल पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या कितनी स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं, वो होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स। नंबर्स की बात हो रही है। इट शोज हाउ द पॉपुलेशन डिक्रीजेस एज वी मूव अप, ठीक है। आगे मैंने इनकी डायग्राम्स भी बनाई है, तो वो हम डायग्राम से भी आपको बेटर समझ आएगा। तो ये क्या बताता है हमें, पॉपुलेशन साइज बताता है कि नीचे से ऊपर जाते टाइम जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती है। फिर आता है बायोमास। बायोमास का मतलब क्या है, ड्राई वेट या कैलोरी वेट। सो इट मेजर्स द टोटल बायोमास प्रेजेंट एट ईच टॉपिक लेवल। नंबर्स में क्या था कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है एक हर एक लेवल के ऊपर। ये बायोमास क्या बताता है कि टोटल बायोमास हर एक टॉपिक लेवल पे कितना प्रेजेंट है। सो इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू टोटल लिविंग मटेरियल अवेलेबल एट ईच लेवल ऑफ द फूड चेन। पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमें क्या मेजर करता है, ये एनर्जी फ्लो को मेजर करता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे। सो इट शोज हाउ एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट एज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अप द फूड चेन। देखिए, अब हमने सबसे पहला क्या दिया था, पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स है, और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, और फिर हमारे थर्ड लेवल कंज्यूमर्स है यानी टर्शरी कंज्यूमर्स। सो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हमारे क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स, हमारे जो ट्रीज हो गए, ठीक है, या फिर हमारी जो ग्रास होती है, तो ये बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं इसका नंबर कितना ज़्यादा है। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे ग्रास को कौन खाता है, स्क्विरल्स खा रहे हैं, रैबिट्स खा रहे हैं, ठीक है, रैट खा रहे हैं, वो कम है थोड़े नंबर में एज कम्पेयर टू प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब इनको कौन खा रहा है, इनको खा रहे हैं, आउल्स खा रहे हैं, स्नेक खा रहे हैं, ये थोड़े कम है। आउल्स और स्नेक को कौन खा रहा है, फॉक्स खा रहे हैं, तो ये और भी कम नंबर पे हैं। तो आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन कम होती जा रही है जैसे हम नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं। दिस इज पिरामिड ऑफ नंबर्स, कि हर एक लेवल पे कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है। सेकेंड आता है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब क्या हो गया कि जो अमाउंट ड्राई वेट, तो ये देखिए, अभी जैसे हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, इनका बायोमास कितना है, 809 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। फिर आगे हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनका कितना है, 37। फिर ऊपर गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे 11, और जब थर्ड लेवल पे आए तो 1.5। तो बायोमास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। थर्ड आता है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है कि हर एक टॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो 100% है हमारी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे। फिर वो जब ऊपर जा रही है, नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, तो एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट, एनर्जी हीट की फॉर्म में
कम होती जा रही है, वो उड़ रही है, वो इवेपोरेट हो रही है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास कम रहेगी। फिर जब वो जा रही है ऊपर नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, तो फिर कुछ एनर्जी लॉस्ट हो रही है एंड 1% रहेगी, और फिर थर्ड लेवल के पास सिर्फ 0.1% रह जाती है। अब जो हमारा पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट पिरामिड ऑफ नंबर्स, जहाँ पे हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, इट कैन बी अपराइट और इट कैन बी इन्वर्टेड। अपराइट का मतलब ऐसे, एंड इन्वर्टेड का मतलब हो गया ये, इन्वर्टेड। सो दिस इज अपराइट एंड दिस इज इन्वर्टेड। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स दोनों तरीके के हो सकते हैं। देखो, अगर हम ग्रास लैंड की बात करते हैं तो ग्रास सबसे ज्यादा है, फिर इंसेक्ट, फ्रॉग, हॉग, जो हमने पीछे भी एग्जाम्पल में किया था, ये क्या था, अपराइट। अब बोलोगे मैम उल्टा भी मतलब पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए, ट्रीज सबसे कम है, फिर बर्ड्स ट्रीज से ज्यादा हैं, फिर हम अगर बात करते हैं लाइसेस, जो जुएं होती हैं, वो बर्ड्स से ज्यादा है। एंड देन वी हैव हाइपर पैरासाइट्स, यानी जो फ्लीज होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, वो कितने ज्यादा इन नंबर होते हैं, तो बन गया ना इन्वर्टेड। सो दिस इज द पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड इट कैन बी अपराइट एंड इन्वर्टेड। फिर आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास भी हमारा अपराइट हो सकता है, जैसे ये वाला, और हमारा इन्वर्टेड भी हो सकता है। अब देखिए, अपराइट क्या है, जैसे ग्रासलैंड, नीचे प्रोड्यूसर्स हैं ट्रीज, देन वी हैव इंसेक्ट्स, स्नेक्स, लिजर्ड, लायन। अगर हम इन्वर्टेड की बात करते हैं तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, जो वाटर में होते हैं, मरीन में, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स कम है। फिर जू प्लैंक्टॉन्स, जो फाइटोप्लैंक्टन्स खाते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स को स्मॉल फिशेस खाती हैं, वो थोड़ी और ज्यादा है। फिर स्मॉल फिशेस को कौन खाती है, बिग फिशेस, जो और भी ज्यादा है। तो ये क्या है, दिस इज इन्वर्टेड इन नेचर। तो जो हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, वो भी हमारा अपराइट और इन्वर्टेड हो सकता है। लेकिन लेकिन जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अपराइट इन नेचर। ये हमेशा अपराइट होगा नेचर में, ये कभी भी इन्वर्टेड, आपको इन्वर्टेड नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होता है? अब देखिए, इसका एक नाम होता है लिंडमैन्स एफिशिएंसी, और ये क्या मेजर करता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसको क्वांटिफाई करता है, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे एक आता है हमारा 10% रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अभी 10% रूल होता क्या है, ये बोलते हैं कि जो हमारे, हमने ऐसे ही पढ़ा था ना एनर्जी के लिए, पिरामिड ऑफ एनर्जी, और हमेशा क्या होता है, वो अपराइट होता है। तो ये बोलते हैं कि जब भी एनर्जी पास होती है एक लेवल से दूसरे लेवल पे, तो हमेशा, जैसे अगर यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 10% जो एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी, और ऊपर सिर्फ 10 ही जाएगा। आप समझ रहे हैं कि 100 का, देखिए ना, 100 का 10% कितना हुआ, 10 ही हुआ, तो सिर्फ 100 में से ऊपर 10 ही जाएगा। फिर 10 का क्या निकालेंगे आप, 10%, कितना बचा, 1, ऊपर फिर 1 ही जाएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे, 1 का 10% कितना हुआ, 1 का 10% कितना हुआ, 0.1। तो हाईएस्ट लेवल पे सिर्फ 0.1 एनर्जी ही जा रही है। तो ये होता है हमारा 10% रूल। ये देखिए, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उनके पास कितनी है, 1 लाख, 1 लाख लेट्स से एनर्जी इनके पास है। 10% निकल गया, कितना बचा, 10,000, देन 1000, देन 100, देन 10। तो दिस इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी, जहां पे हमारा 10% एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। और ये किसने दिया था, ये रेमंड लिंडमैन ने दिया था, विच इज नोन एज 10% रूल या फिर इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। अब देखिए,
This principle is known as 10% law or the Lindman's rule. The remaining 90% of the energy is lost because of the organism's metabolic processes. मतलब वो रिस्पायर मतलब सांस ले रहे हैं, वो हिल रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, तो वो जो भी काम कर रहे हैं उनको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी जो है 90% वो लॉस्ट हो जाती है और सिर्फ 10% ही हमारी नेक्स्ट लेवल के लिए बचती है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स जो बेस में होते हैं, फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनके पास सिर्फ 10% ही पहुंचता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, फिर हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं जिनके पास स्लोएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी बचता है। सो लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम अगर बात करते हैं पूरे इकोसिस्टम में, होल ऑफ द इकोसिस्टम के क्या लेवल्स होते हैं, तो सबसे नीचे आता है हमारा बायोस्फीयर, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो बायोस्फीयर इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, फिर मरीन इकोसिस्टम, देन वी हैव कम्युनिटी, देन वी हैव पॉपुलेशन एंड देन वी हैव इंडिविजुअल। तो ये ऐसे मूव करता है, यानी सबसे ज्यादा स्पीशीज कहाँ पे पाई जाती हैं, बायोस्फीयर में, फिर इकोसिस्टम में, फिर कम्युनिटी, देन वी हैव पॉपुलेशन एंड देन वी हैव अ सिंगल इंडिविजुअल। अब देखिए क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, with reference to food chain in ecosystem, consider the following statements. A food chain illustrates the order in which a chain of organisms feed upon each other. Food chains are found within the population of a species. A food chain illustrates the number of each organism which are eaten by others. आपको बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ओनली, वन एंड टू, वन टू एंड थ्री एंड नन। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है कि जो फूड चेन है वो इलस्ट्रेट करता है ऑर्डर को कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैसे खाता है। अब देखिए विद इन अ पॉपुलेशन तो नहीं है कि क्या कहीं पे ऐसी बात हुई थी कि जो लायन है वही लायन को खाएगा, या जो ग्रास ऑपर है वो दूसरे ग्रास ऑपर को खाएगा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है, ग्रास ऑपर जो है मतलब जो फ्रॉग है वो ग्रास ऑपर को खा रहा है, ठीक है, जो स्नेक है वो फ्रॉग को खा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं था कि विद इन द पॉपुलेशन बात हुई है। देन अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म व्हिच आर ईटन बाय अदर्स, दैट इज नॉट अ फूड चेन, दैट इज फूड वेब। तो एक एक वर्ड को आपको अच्छे से पढ़ना है while solving the question. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हायरार्की। मैंने अभी आपको बताया था सबसे नीचे क्या आता है हमारा बायोस्फीयर, फिर आता है हमारा इकोसिस्टम। तो यहाँ पे देखिए बायोस्फीयर तो कहीं नहीं है, बट हाँ यहाँ पे अब देखो इन्होंने उल्टा दिया आपको, स्पीशीज से स्टार्ट किया है। वी हैव स्पीशीज, देन पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड द लार्जेस्ट इज बायोस्फीयर। तो आपको वो चीज भी ध्यान रखनी है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10% एनर्जी लॉ किसने दिया था, लिंडमैन ने। ठीक है, उनका पूरा नाम क्या था, रेमंड लिंडमैन। और ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप देख रहे हैं कि कितने बेसिक हैं, कितने इंपॉर्टेंट, आपको मतलब +2 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पिरामिड्स, अब हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी इन्वर्टेड in aquatic ecosystem but upright in terrestrial ecosystem. The pyramid of energy is never inverted because energy flow is unidirectional and always decreases at higher tropic levels. आपको कुछ नहीं पता बट आपको ये तो पता है कि जो एनर्जी वाला है वो कभी इन्वर्टेड नहीं होगा, तो ये बात हमारी सही है, यानी 2 सही होगा, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। Ecological pyramids do not account for decomposers even though they play a क्रिटिकल रोल, ऐसा कुछ नहीं है, वो डिकम्पोजर्स को भी ध्यान में रखता है। तो हमारा एक में इकोलॉजिकल पिरामिड्स डू नॉट अकाउंट फॉर डिकम्पोजर्स, हाँ डिकम्पोजर्स को वो ध्यान में नहीं रखता है, आई एम सो सॉरी, वो डिकम्पोजर्स को ध्यान में नहीं रखता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे आते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, देन वी हैव सेकेंडरी कंज्यूमर, देन वी हैव टर्शियरी कंज्यूमर, और यहीं पे जो हमारा पिरामिड है वो खत्म हो जाता है।
तो डिकम्पोजर्स को यहाँ पे कहीं पे भी कोई जगह नहीं मिली है, इसीलिए जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो डिकम्पोजर्स को कंसिडर नहीं करता है, इवन दो उनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो अगर डिकम्पोज नहीं करेंगे तो आप सोचिए कितना जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो कहाँ जाएगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होगा और फिर वो इवापोरेशन के थ्रू ऊपर मतलब एयर में नहीं, एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, और कितनी साइकिल्स जो हमारी डिसरप्ट हो जाएंगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड्स इज ऑलवेज अपराइट। देख रहे हैं, दो क्वेश्चंस आ गए। इट इज ऑलवेज अपराइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द इकोसिस्टम टाइप, कि इकोसिस्टम चाहे जो मर्जी है, फॉरेस्ट है, टेरेस्ट्रियल है, मरीन है, जो भी इकोसिस्टम है, बट वो जो पिरामिड है वो हमेशा अपराइट रहेगा, दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी इन्वर्टेड in aquatic ecosystem. In aquatic ecosystem, producers are smaller in size whereas consumers have large size. कैसा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास में? ऐसा बिल्कुल होता है, लेकिन अब आप बिकॉज लगाइए, द पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी इन्वर्टेड बिकॉज एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स दे आर स्मॉलर इन साइज और कंज्यूमर्स लार्जर इन साइज होते हैं। क्या इस वजह से हमारा जो बायोमास होता है वो इन्वर्टेड होता है, कि जस्ट बिकॉज जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो कम है और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा है? नो, दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन। इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने बहुत बेसिक फर्स्ट क्लास में जो भी हमारे इकोसिस्टम होते हैं और कितने टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं, पिरामिड्स क्या होते हैं, हमने आज ये सब कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। प्लीज़ आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा एंड आई विल कंटिन्यू दीज क्लासेस। तो जो भी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पढ़ना चाहते हैं बेसिक से विद ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बीइंग क्लियर, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल and do share your opinions in the comment section. See you soon. Bye bye and take care.